So potentiality of dipole in external electric field ये हमें डिस्कस करना है। मतलब पोटेंशियलिटी अभी तक हमने कैसे पढ़ा, दो पॉइंट चार्जेस हैं पास पास रखे हैं, उस सिस्टम की पोटेंशियलिटी क्या होगी, के की आर ऐसा हमने निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को अगर लाएंगे तो उसकी पोटेंशियलिटी क्या होगी। पहले था वो सिंगल चार्ज पार्टिकल, ऐसे था दो चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम बनाया। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, उन दोनों चार्ज पार्टिकल के म्यूचुअल इंटरेक्शन से, यानी एक पार्टिकल दूसरे पर जो फोर्स लगाता है उस फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया और उस वर्क जो वर्क आया वही पोटेंशियल हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड होगा, पहले से ही एक फील्ड है। ये सपोज एक एक्सटर्नल फील्ड है, ऐसे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है जो पैरेलल टू डिस्क्रीट लाइन से है रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस फील्ड में हम डाइपोल को लेकर आएंगे या सिंगल चार्ज पार्टिकल को भी इसमें ला सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने क्या किया था, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है और दूसरा इधर से लेकर इसको आ रहे हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड में एंटर करता है, इसलिए हमें वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि ये फील्ड है, इसका सोर्स हमें नहीं बताएगा, ये फील्ड किस तरह के चार्ज सोर्स से आ रहा है वो हमें नहीं पता, बस एक फील्ड है और उसके अंदर हमें चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है। तो सपोज एक चार्ज पार्टिकल को हम इधर से लेके आए और यहाँ एक पोजीशन पर रख रखा और इस पोजीशन पर सपोज पोटेंशियल है B। ठीक है, अगर रेफरेंस लेना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है, तो कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन से डिस्टेंस वो सब भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए मान लो ये पोजीशन है बी आर के पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। वो रेफरेंस कैसा भी हो सकता है, कहीं भी होगा, वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस कोई रेफरेंस होगा तो उस रेफरेंस के हिसाब से ये पोजीशन आर है और आर पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होगा उसको हमने बी आर लिख दिया। ठीक है, बी आर इसका पोटेंशियल, आर मल्टीप्लाइड नहीं है, आर साथ में लिखा है ब्रैकेट में, जैसे ये लिखते हैं ना एफ एक्स मींस फंक्शन ऑफ एक्स, वैसे ही b इज ए फंक्शन ऑफ r, यानी डिस्टेंस चेंज होगी तो b यानी कि पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर पोटेंशियल है b। अब इस पोजीशन पर अगर हम चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये पता लगाना, पोटेंशियल पहले से पता है। तो अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन को याद करो, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन बिटवीन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये W/Q। तो ये यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, तो Q चार्ज अगर लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपल इनवर्टेड लॉ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का है तो 5 कितने का है, कैसे निकालोगे, 5 तो यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क होता है। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क फॉर डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क है तो क्यूब चार्ज के लिए कितना होगा। ठीक है, तो वही जो वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट तक लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज Pr। ठीक है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज at point P, इसको P पॉइंट मान लो, at point P कितनी हो जाएगी, Pr into Q, Q को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितनी हो जाएगी। अगर R के टर्म्स में नहीं लिखना है, सिंपली B ही लिखना है, मान लो एक ही वैल्यू है तो Q भी लिख सकते हैं, Q भी। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, U इक्वल टू QB या वर्क डन इक्वल टू QB। जहां B पोटेंशियल होगा वहां अगर Q चार्ज वाले पार्टिकल को लाएंगे तो QB वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P2, P1 है P2 है, सपोज ये पोजीशन है Br1 और ये पोजीशन, इस पोजीशन पर पोटेंशियल है Br2, P1 पर पोटेंशियल है Br1 और P2 पर पोटेंशियल है Br2। तो P1 से P2 अगर चार्ज पार्टिकल को चलाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, अगेन द सेम थिंग जो वहां पड़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो यहाँ भी तो वही दो पॉइंट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इस बार हम पोटेंशियल भी हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट चार्ज बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो यहाँ से अगर वर्क निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q नॉट इनटू डेल्टा V। Q नॉट चार्ज की जितना वर्क हुआ, तो अगर Q चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो कितना होगा, Q इनटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Q कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, P1 या P2, VR1 इज ग्रेटर और VR2 इज ग्रेटर, विच पोटेंशियल इज ग्रेटर, P2 के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है हमेशा याद रखो। तो VR2 बड़ा होगा, VR1 छोटा होगा, तो इधर हम VR2 माइनस VR1, ठीक है, डिफरेंस VR2 माइनस VR1। तो ये हो जाएगा वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2। इस तरफ ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, इस तरफ लाएंगे तो वर्क मिल जाएगा, वर्क कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा ना पोटेंशियल एनर्जी Q इनटू डेल्टा V, ठीक है, Q इनटू डेल्टा V मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर टेस्ट चार्ज पे चलाओगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है Q इज इक्वल टू 1e, इतना चार्ज 1e चार्ज, 1e का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1e का मतलब हुआ कितना चार्ज, 1.6 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो 1 वोल्ट, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है वो अगर वो 1 वोल्ट, तो U की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी, 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम इनटू 1 वोल्ट, या ठीक है। और वोल्ट का मतलब क्या होता है, वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जूल पर कूलम में लिखोगे तो कूलम डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1.6 10⁻⁻⁻⁹ जूल, ठीक है। तो ये जो वर्क है या कह लो कि ये जो एनर्जी है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है 1.6 10⁻⁻⁻⁰ जूल, दिस इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे जो माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मींस डेली लाइफ में जो होते हैं, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, गाड़ियां, पत्थर, वॉल्स, इंसान का मूवमेंट, गाड़ी मूवमेंट, इन सब में हम जूल एनर्जी का यूज करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो कितना छोटा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻⁻⁷ जूल, बहुत ही छोटा है। तो हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत छोटा है। इनफैक्ट ये हमें पता ही नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस होगा ही। लेकिन अगर हम एटॉमिक और न्यूक्लियर साइज के ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इन सब की अगर बात करें तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक सूटेबल स्केल ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि वहां पर एनर्जी इसी रेंज में रहती है, 10⁻⁻⁹ इस रेंज में रहती है, या इसका मिलियन टाइम्स हो सकता है या 1000 टाइम्स हो सकता है, फिर भी वो हमारे लिए बहुत छोटे होगा, ठीक है। तो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ते हैं वहाँ एनर्जी का मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में किया जाता है, ठीक है। जनरली किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया जाता है। तो किलो का मतलब जानते ही हो, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है एनर्जी का जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स यानी एटॉमिक और न्यूक्लियर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वहां उनकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो यूज किए गए थे अल्फा पार्टिकल वो नेचुरली एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स थे। नेचुरल एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां से होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से नेचुरली अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। उन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी का रेंज होता है अराउंड 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन
5 to 6.5 ऐसे रहता है, ठीक है। तो वहां तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट का नाम सुना होगा, जो कि अभी तुम्हें याद नहीं आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी which is used for measuring energy of elementary particles, not only electrons, electrons, alpha particles, beta particles, gamma rays, इन सब की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होती है वो यहाँ से पता चलेगा। डेफिनेशन कहाँ से आई, यहाँ से, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े, P1 से P2 उसको ले जाएं, इसलिए हाथ से पकड़ के नहीं ले जा सकते, जस्ट इमेजिन इधर से इधर ले जाने में हमें, अगर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, देन वी हैव टू डू दिस मच वर्क, हाउ मच 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे तो वो इस तरफ अपने आप से आ जाएगा, बिकॉज इट इज लाइक कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है। एक स्प्रिंग जैसे दीवार में अगर हम फिक्स कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज पार्टिकल को ले जाना इज लाइक कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग। मान लो कि एक स्प्रिंग को हमने इधर वॉल में फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये हमारा वॉल है, और इसमें हमने एक स्प्रिंग को ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब अगर इस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे, अगर इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। मान लो यहाँ तक ले आए कंप्रेस करके, ठीक है, इस पोजीशन तक सबको कंप्रेस करके ले आए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ देंगे यहाँ तक, हाँ, यहाँ मान लो पार्टिकल है, पार्टिकल है तो वही इलेक्ट्रॉन का, जैसे वहाँ इलेक्ट्रॉन का फोर्स इस तरफ है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज अगर पार्टिकल होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मतलब हम P1 से P2 ले जाएंगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा, बट हम लोग जबरदस्ती इलेक्ट्रिक फील्ड के उधर ले जा रहे हैं, यानी कि फोर्स के अगेंस्ट। वैसे ही कुछ यहाँ पे स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आगे ले जाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ तक लाए तो कुछ वर्क हुआ, वही इस स्प्रिंग में पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर हो जाता है, 11वीं क्लास में पढ़ा था। जैसे ही इसको छोड़ देंगे वैसे ही वापस आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी होती, अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को P1 से P2 लेकर जाएंगे, P1 से P2 ले जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा कितना, Q इनटू डेल्टा V। जैसे ही रिलीज कर देंगे वो पार्टिकल इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात हमने की, बट हमें डाइपोल के लिए अगर करना हो तो क्या होगा, डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और एक चीज पढ़ा था बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था। बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था कि अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे है और इसमें अगर हम एक डाइपोल को रखेंगे, if a dipole is freely placed in this electric field, ये हमारा डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली प्लेस्ड मतलब ऐसे ही रख दिया उसको, हमने किसी की फोर्स से बांधा नहीं उसको, ठीक है, मूवमेंट के लिए फ्री है। तो इस डाइपोल का सेंटर मान लो यहाँ पर है और ये डाइपोल की एक्सिस है, यानी कि उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ठीक है, AB के अराउंड इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P। तो डाइपोल की एक्सिस यानी P वेक्टर एट दिस मोमेंट इज सपोज एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट हैपेंस, द डाइपोल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कितना टॉर्क आता है P क्रॉस E, इतना टॉर्क आता है P E sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा P क्रॉस E, इतना टॉर्क आता है, ठीक है। तो डाइपोल को हमने ऐसे रख दिया, यहाँ पर रखने के बाद क्या होगा, डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या चीज है, व्हाट इज टॉर्क, ये 11th क्लास का है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क के इफेक्ट से क्या होता है, बॉडी रोटेट होती है, ठीक है। तो डाइपोल रोटेट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बार बार सेम चीज डिस्कस करना पड़ता है। मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, P E sin थीटा। जितना ज्यादा एंगल होगा sin थीटा की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है, जितना ज्यादा एंगल होगा टॉर्क उतना ज्यादा ही होगा, एंगल 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो कब तक टॉर्क लगेगा, जब तक थीटा 0 नहीं हो जाता, जब तक ये डाइपोल घूम के ऐसे नहीं चलता,
यानी पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड नहीं हो जाता, तब तक इस पर टॉप करते हैं। समझ में आएगा? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती डायपोल को ऐसे घुमा के ही रखे, होल्ड करके रखना चाहे, तो उसको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डायपोल क्या है? इट शुड अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा टर्म लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? क्यों लगेगा वो देखना, और ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ डायपोल कि वो घूम के ऐसे हो जाएगा। बट अगर हम इसे होल्ड करके रखना चाहते हैं किसी पोजीशन में, देन वी हैव टू डू वर्क, हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट किया जा सकता है, और जो वर्क करना पड़ेगा वही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं उनके जैसा, चाबी वाला खिलौना देखा है तो हाँ, उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? अगर हमने घुमा के छोड़ दिया चाबी वाला खिलौना तो चाबी घूमकर अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। लेकिन अगर हम वापस अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट अगर हम चाबी वाले खिलौने को घुमाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और उसको होल्ड करके ऐसे रखते हैं। जितनी देर होल्ड करके रखते हैं, जो हमने वर्क किया है उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। जैसे ही रिलीज करते हैं तो क्या होता है? वापस अपने नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग रोटेट होकर के रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, स्टोर्ड एनर्जी बाहर आ जाती है, ठीक है? कुछ वैसे ही है यहाँ भी। डायपोल की नेचुरल टेंडेंसी तो ऐसे है, बट हम इसे घुमाना चाहते हैं नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट, देन वी हैव टू डू वर्क। तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एक चीज ये। दूसरी बात यह है, जैसे उधर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉइंट चार्ज को लाओगे तो उसमें वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है -q और एक है +q। तो डायपोल यहाँ आया है, मतलब दो पॉइंट चार्जेस आए हैं इधर, ठीक है? डायपोल तो है एक एंटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट वो दो पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना है। तो दो पॉइंट चार्जेस का अपना अलग रेजिस्टेंस भी होता है। तो हम डायपोल को इधर जब लाए तो इसका मतलब हम दो पॉइंट चार्जेस को इधर लाए। जैसे हमने वहां डिस्कशन किया कि पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वर्क करना पड़ता है, तो वो वाला वर्क यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर दो तरह के वर्क हो जाएंगे, एक तो Q चार्ज +q और -q, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया वर्क। दूसरा डायपोल को अगर इस पोजीशन में होल्ड करके रखा गया उसमें किया गया वर्क। तो दो तरह के वर्क हो गए। कौन से? एक तो हुआ डायपोल को फील्ड में लाने में किया गया वर्क, दूसरा डायपोल को इस पोजीशन में होल्ड करके रखा या घुमाने में किया गया वर्क, ऐसा हो सकता है, ठीक है? समझ में आएगा? तो दो पॉइंट चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमने अभी डिस्कस किया था। जैसे इस पोजीशन में लाया तो QB R1 इतना वर्क हुआ, यहाँ लाए QB R2 इतना वर्क होगा, ठीक है? तो वैसे ही हमारे दो पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज BA लिख लो, BA मान लो इसको, और इसको मान लो BB, ठीक है? +q वाले को BB पोटेंशियल वाले पॉइंट पे लाए हैं और -q को BA पोटेंशियल वाले पॉइंट पर लाए हैं, ठीक है? तो नेटवर्क कितना होगा? QBB प्लस -q into BA। पहली बात समझ में, +q को BB वाले पोटेंशियल पे लाए, जैसे वहां डिस्कशन हुआ था, बिल्कुल सेम चीज है। कितना वर्क होगा डायपोल को फील्ड में लाने में? कितना वर्क होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? वो होगा W, क्या होगा? Q into VB, पॉजिटिव था, Q into VB, और प्लस -q into VB। वर्क डन जब लिखेंगे तो विद साइन लिखेंगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? चलो VB अगर उस तरह से लिखें R1 R2 वैसे भी लिख सकते थे, ऐसे ही रहने देंगे इसको, तो ये आ जाएगा Q VB माइनस VA। कितना वर्क करना पड़ेगा डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के, ठीक है? फिर डायपोल को ऐसे घुमा के रखा, उसमें कितना वर्क होगा? अच्छा, और एक वर्क है छूट गया, तीन तरह का होगा।
एक तो होगा डायपोल को यहाँ तक लाने में किया गया था, दूसरा इसको घुमाने में किया गया था, और ये जो पॉइंट चार्ज है ये आपस में भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर भी तो फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से तो होगा। वो वर्क कितना होगा, Q1 और Q2 अपनी फिक्स पोजीशन पर है, r डिस्टेंस है, तो जो वर्क होता है उसको होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी ये जो पॉइंट चार्जेस है इनके आपसी इंटरेक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो कितना होगा, k Q1 Q2 by r, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाला वर्क होगा वो भी यहाँ होगा। तो दो तरह के नहीं, तीन तरह के वर्क यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई बात। और डायपोल अगर ऐसे ही रखा होगा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, तो दो तरह के वर्क होते हैं। कौन से, डायपोल को फील्ड में लाने में किया गया होगा, फिर डायपोल में जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी आती है, ये वर्क होता है वो, ठीक है। और डायपोल को घुमाएंगे तब और एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ +2 and -2, वो कितनी एनर्जी होगी, या वर्क डन भी लिख सकते हैं, तो कितनी एनर्जी होगी, माइनस आ जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पहले जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, k Q1 Q2 by r। r का मतलब हुआ दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग 2l लेकर चल रहे हैं, डायपोल के पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, डायपोल लेंथ इज 2l, तो यहाँ पे हम 2l भी इसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक q पॉजिटिव है और एक q नेगेटिव है, आएगा माइनस kq² by 2l। ये दूसरा वर्क का टर्म हो गया। अब तीसरा